काम करता हूँ। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह। विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट पंजीकृत की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन इस कार्यक्रम में। और हमें बड़ी खुशी है कि इस बार विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट ने निखिल प्रकाशन के सहयोग से निखिल बुक फेयर लगाया है 15 दिन का आगरा में। हम बड़े आभारी, बड़े माननीय अध्यक्ष मोहन भाई शर्मा जी का बड़े आभारी हैं। इन्होंने ये अभिनव पहल आगरा में की है और ऐसा स्थान आगरा को पहली बार दिया जहाँ पुस्तक आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आमतौर पर कहीं जाएं पुस्तक किसी दुकान पर तो केवल आप पुस्तक देखिए और खरीदिए, और पढ़ने का कोई स्थान नहीं होता है। यहाँ सारी बेस्ट सेलर बुक उपलब्ध है आपके लिए, और 3 रुपये से लेकर बहुत जितनी चाहो उतनी पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध है। एक बड़ी बात यहाँ पर यह है। तो आज हर दिन यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है। आज शनिवार को, रविवार को कुछ लोग अधिक संख्या में यहाँ पर हैं, उनको सम्मान समारोह करेंगे। तो मैं इस कार्यक्रम की, आज के कार्यक्रम की हमने बुलाया था विश्वविद्यालय कुलपति जी को। वो किसी कारण से आ नहीं पाई, कह रही मैं मुझे विलम्ब हो रहा है, मैं आऊँगी आगे ज्वाइन कर लो, आप लोग कार्यक्रम शुरू करें। इस कारण थोड़ा विलम्ब हो गया है। तो मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए नाम प्रस्तावित कर रहा हूँ जाने माने आध्यात्मिक कवि श्री यादराम सिंह वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। और इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बहुत बड़े समाजसेवी श्री राजेश खुराना जी का मैं नाम प्रस्तावित करता हूँ। धन्यवाद इसके लिए। और मैं दोनों मान्य अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके करें। आइए सब खुराना जी, आइए। आइए। और कहाँ जी, आज में फोटो मिल जाएगा आपको, फोटो में चिंता होगा, फोटो मिल जाएगा, आप आ जाओ इधर। दीप प्रज्वलित कर दो, दीप जलाओ, दीप जलाओ। आप लोग भी आ जाओ। आइए सर, आइए 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 सर, ऐसा बताओ। ओके, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ निखिल प्रकाशन समूह को कि जिन्होंने साहित्य और साहित्यकारों को जीवंत रखा हुआ है। आम तौर पर अन्य प्रकाशक साहित्यकारों की पुस्तकों को देखते ही रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे मैम शर्मा जी जो पुस्तकों को लेखक के घर जाकर ले आते हैं, भैया छपाओ, इससे फिर उत्साह बढ़ता है और अन्य पुस्तकें फिर छपते प्रकाशन के लिए हम लोग उद्यत होते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ मदद करता हूँ, हमारे बीच में एक ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी 20 से अधिक पुस्तकें आ चुकी हैं, राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं और पति पत्नी दोनों ही बहुत बड़े साहित्यकार हैं। श्रीमान डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी हाथरस से आए हुए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और उनके लिए उनकी पुस्तक बेटियां सर्वाधिक लोकप्रिय हुई है और पूरे देश में उस पुस्तक की डिमांड है, बेस्ट सेलर बुक बन के आई है उनकी। उसमें पुस्तक में 151 कविताएं बेटियों पर और कुछ कविताएं बेटा और बेटों पर भी हैं। तो आजकल हम लोग बेटे चक्कर बेटों को भूलते चले जा रहे हैं। बेटे भी अच्छे होते हैं ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। तो मैं उनको बुलाता हूँ मंच पर आए कृपा करके और उनका सम्मान करेंगे। हमारे अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष MM शर्मा जी, शर्मा जी आने वाली है पुष्पेंद्र सिंह जी के लिए, वो हमारे माननीय अध्यक्ष स्वयं घोषित करेंगे उनको क्या मिलने वाला है आज विशेष। दुनिया पैसे का जमाना, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी कविता, ये पता नहीं याद आ गई है। उस तरह मतलब हम साहित्यकारों के उत्साहवर्धन के लिए, हमारे लेखन को आगे बढ़ाने के लिए विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट ने हर वर्ष
एक विशेष पुरस्कार की घोषणा की है। वो चयन करते हैं कि कौन सी किताब बहुत पॉपुलर हुई है, उसके आधार पर एक नगद पुरस्कार उन्होंने देने की व्यवस्था की है। इसलिए हम सबको मौका है लिखते रहने का। अगले वर्ष फिर अप्रैल के महीने में हम लोग इकट्ठा होंगे और फिर से पुरस्कार हम प्राप्त कर सकते हैं, ताकि लिखते रहें ज़्यादा ज़्यादा किताबें। और निखिल, जाहिर है निखिल प्रकाशन में छपाते भी रहें, तभी मिलेगा। आइए पुष्पेन जी, डॉक्टर पुष्पेन जी। सबसे पहले मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर पुष्पेन जी से, कृपया कुछ बताएं अपने बारे में, साहित्य के बारे में, क्या उनका सोच है संक्षेप में। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर पुष्पेन सिंह सासनी जनपद हाथरस से एक शिक्षक हूं, और एक शिक्षक, एक राष्ट्र निर्माता की एक जिम्मेदारी मेरे पास है। हालांकि उम्र मेरी काफी कम है, लेकिन जब मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी आई और सर के ही 2 वर्ष पूर्व एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें जो मुख्य अतिथि महोदय थे वो राजस्थान से आए थे। उन्होंने ये कहा था कि आदमी मर जाता है, विचार कभी नहीं मरता, और अगर उसे जीवंत रहना है तो उसे लिखना चाहिए। और उस दिन उन्होंने हमें शपथ दिलाई कि हम ये शपथ लें कि कम से कम 50-50 पुस्तकें अगर हम लिखेंगे तो जो हमारे विचार हैं वो भविष्य तक हमें जिंदा रखेंगे। क्योंकि मेरी उम्र है, धीरे धीरे वो भी कम होगी, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं भी कई वर्षों तक जिंदा रहूं। तो इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने भी लेखन कार्य शुरू किया। लेकिन लेखन कार्य केवल एक आदमी का हिस्सा नहीं है कि वो अपनी ही आप कर सके, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। संपादन का कार्य भी है, पब्लिशिंग का कार्य भी है। और आज के ऐसे समय में, जैसा कि अभी मुझसे अग्रज सर ने बताया ही, कि मोहन मुरारी जी शर्मा जी एक ऐसा परोपकार जैसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि जो हमारे भावी लेखक हैं, जो नवोद्भिद हैं, अभी जो सीख रहे हैं, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कराई जाए। आप देख सकते हैं पूरे आगरा जैसा जो एक टॉप का सिटी है, यहाँ कोई दूसरा और बुक कैफे नहीं है इस तरह का जो लेखकों के लिए हो। स्टूडेंट्स के लिए मिल जाएंगे, लेकिन ये लेखकों के लिए डेडिकेटेड है। यहाँ वो सारी सुविधाएं हैं कि हमारे और साथी क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे हम रूबरू हो सकते हैं। देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, हम सभी इन पुस्तकों से रूबरू हो सकते हैं। तो ऐसा प्लेटफॉर्म मुरारी जी शर्मा द्वारा हमें प्रदत्त किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि आज से लगभग 7-8 वर्ष पूर्व जब मैंने लेखन कार्य शुरू किया, तब से ही मैं इनके सानिध्य में आ गया। मैं सानिध्य इसलिए कहूंगा क्योंकि इनका मार्गदर्शन एक छत्र छाया की तरह मुझे मिला। और जब भी मुझे किसी चीज में कोई समस्या हुई कि लेखन में ये दिक्कत आ रही है या कहीं कोई, तो इन्होंने मुझे गाइडेंस भी उपलब्ध कराई। जो पुराने वरिष्ठ संपादक हमारे रहे सर के मार्गदर्शन में, उन सभी संपादकों से इन्होंने हमारी मीटिंग भी कराई कि किस तरह से हमें लिखना है। अभी जैसे पिछला जो प्रोग्राम हुआ था, जैसे गजल हम लोग रूबरू थे, लेकिन अभी इन्होंने प्रोग्राम कराया सजल के ऊपर, तो वो एक नई विधा है, उससे हम रूबरू हुए इनके माध्यम से। हम नहीं जानते थे, बेशक हम हिंदी के हैं, लेकिन हम इतना अभी नहीं पहुंच सके थे। तो ये सारे जो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहे हैं वो सब निखिल प्रकाशन और इनके द्वारा जो चलाए गए कार्य हैं उनके द्वारा ही हमें प्रदत्त हो रहे हैं। तो मैं पुनः बारंबार हार्दिक आभार देना चाहता हूं। और इनके प्रकाशन के अंतर्गत ही यहाँ मेरी आप देख सकते हैं ये 1 दर्जन से अधिक किताबें हैं जो इनके ही मार्गदर्शन में हुई हैं। चाहे वो बच्चों का क्रियात्मक शोध हो, क्रियात्मक शोध कैसी भी समस्या, बच्चे की तत्कालीन समस्या और त्वरित निदान, इसमें हमने बहुत सारे शोध का संकलन किया हुआ है। बच्चों की क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, वो न केवल पढ़ने से संबंधित है बल्कि उनके क्षेत्र से भी संबंधित है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं के बाद में अगर हम अपने पर्यावरण के बारे में जागरूक हों तो हमारी ये पुस्तक है पर्यावरण प्रहरी। इसमें हमने पर्यावरण के बारे में बताया है कि अगर हमें युगों युगों तक अपनी बातें रखनी है तो युगों युगों तक धरा भी तो बचानी है, और इस धरा को हम तभी बचाएंगे जब हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो इसके माध्यम से हमने बहुत सारी कविताएं, गीत यहाँ लिखे हैं, उसका एक संग्रह है। इसके साथ ही साथ बहुत सारी शैक्षिक गतिविधियां, हम बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करें गतिविधि में कि वो मनोरंजक पूर्ण माध्यम से सीख सके, ये पूरा का पूरा संकलन, ये सचित्र भी है और इसमें पूरा वर्णन उसका दे रखा है। हम होंगे कामयाब, ये छोटे बच्चों के लिए किताब बनवाई सर ने। हम होंगे कामयाब जब बच्चा ये ठान लेता है कि चाहे कैसी भी समस्या हो उसका मैं समाधान करूंगा, और ये समाधान हमारी गणित और भाषा जो बेसिक हम लेकर चल रहे हैं, तो भाषा के जो समस्याएं हैं उनके समाधान को हम कैसे जीतेंगे, उसके लिए ये पुस्तक थी हमारी हम होंगे कामयाब।
इसके साथ ही खेल खेल में बने निपुण, जैसे हमारी प्रदेश सरकार है जो एक निपुण प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है, तो खेल खेल में हम बच्चों को कैसे निपुण बनाएं, उसके लिए बहुत सारी गतिविधियों का संकलन सचित्र विद QR कोड। ये सर का एक मार्गदर्शन था कि डॉक्टर साहब QR कोड डाल दीजिए। इसमें QR कोड डालने से ये है कि जो भी हमारी गतिविधियां हमारे YouTube चैनल पर मिलेंगी, वो आगे भी अगर हम अपडेट करते हैं तो जो हमारे पाठक हैं उनको वो लेटेस्ट गतिविधि एक्टिविटी होगी वो भी मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छा सुझाव था, हमने इम्प्लीमेंट किया। शैक्षिक आधारित शिक्षण यानी गतिविधियों को कैसे इन्वॉल्व करें, ये मेरी पहली पुस्तक थी इनके साथ में। इसके साथ ही पढ़ें बेटियां बढ़ें बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरी भी कविता, बहुत सारी पुस्तकें हैं। और सर के सानिध्य में ही मैंने प्रेरित होकर के एक इंडिविजुअल बुक लिखना शुरू किया और ये पुस्तक है बेटियां। बेटियां जिसके कवर पर के पीछे मेरी बेटी का ही चित्र है, उसी को डेडिकेट करते हुए यहाँ 151 कविताओं का संग्रह मैंने इस पुस्तक में किया है। और अभी सर ने जैसे बताया है कि अभी जो हमारे बुक फेयर लगे हैं अंडमान निकोबार में, अभी पिछला वाला ही, और वर्ल्ड बुक फेयर दिल्ली में, वहाँ यह पुस्तक जैसा अभी मुझे सूचना तुरंत ही प्राप्त हुई है कि ये बेस्ट सेलर में गई है। इसकी 10,000 से ज्यादा प्रतियां वहाँ बहुत बढ़िया बिक चुकी हैं। तो सर के सानिध्य में ही ये संभव हो पाया है, क्योंकि एक लेखक लिख सकता है और लिख करके अपनी किताब छपवा सकता है, लेकिन जब उसका प्रचार प्रसार कौन करेगा। तो इसीलिए मैं पुनः बारंबार धन्यवाद देता हूं इस संस्था को कि इनके माध्यम से सभी जो हमारे संपादक हैं, जो हमारे लेखक हैं, जो हमारे कवि हैं, उन सभी को एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिलता है कि वो अपने विचारों को पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में जहां भी हमारा बुक फेयर लगेगा वहां तक सर के माध्यम से पहुंचाई जाती है। मैं बारंबार सर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं सम्मान के लिए माननीय अध्यक्ष और अपने समारोह के अध्यक्ष आदराम सिंह वर्मा जी और खड़ाने जाइए प्लीज। वाह भाई, बहुत 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 बधाई सर आपको। बधाई आपको। आपको सम्मान मिला आचार्य जी से, बहुत बड़ी बात है। ये आपका हिंदी गौरव सम्मान हिंदी गौरव सम्मान और आपने ये सम्मान राशि भी है 51,000 रुपए की। 51,000 रुपए का चेक जा रहा था। बहुत बधाई। डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह जी की सहधर्मिणी डॉक्टर सत्यनाथ सिंह जी का, उनकी तमाम पुस्तकें आ चुकी हैं। सम्मान के लिए हिंदी गौरव सम्मान आपको दिया जा रहा है। हमारे माननीय अध्यक्ष चल जाओ पुराना सभा। सर्टिफिकेट रह गया। अब मुझे बड़ा गौरव है, मैं जिनको लाने जा रहा हूँ डॉक्टर मधुमोद के राजादा जी। इस उत्तर प्रदेश के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और करीब 70 पुस्तकों के आप लेखक हैं। जागरण तमाम अखबारों की स्थापना आपने यहाँ पर की है और ऐसे लोगों का इंटरव्यू लिया जिनको हम जिनसे हम मिले भी उनको संसार सुधार गए हैं। और आज भी आपका लेखन सतत रूप से जारी है और मुझे उनके सानिध्य में काम करने का अवसर मिला, ये मेरा भी सौभाग्य है। मेरा सौभाग्य। आइए डॉक्टर साहब। मेरा सौभाग्य। मैं अनुरोध कर रहा हूँ अपने माननीय अध्यक्ष MM शर्मा जी से कमाल अपना स्वागत करें। हिंदी गौरव सम्मान आपको दिया जा रहा है हिंदी में लेखन के लिए। आइए आपका तो हाथ अच्छा। हाँ, यानी उठा के समझिए पूरे भारत का वो जो क्षेत्र जो हिंदी क्षेत्र नहीं है, हाँ, वहाँ पर ही पताका फहराना बहुत बड़ी बात है। आपका अभिनंदन। तो निखिल प्रकाशन अहिंदी भाषी क्षेत्रों में भी हिंदी के प्रचार के लिए पुस्तकें वहाँ ले जा रहे हैं और हमारी सबकी पुस्तकें वहाँ जाती हैं, तो अपने लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर पुष्पेंद्र जी को ऐसे 10,000 किताब बिकी इनकी, तो लेखन के साथ लेखन के साथ साथ प्रकाशक का बड़ा योगदान है पुस्तक को अधिक संख्या में बेचने का। जिस पुस्तक को दिखा ज़्यादा बिकती है, हमारी पुस्तक नीचे रखती बिकी नहीं। नहीं बढ़िया था जो है। देखिए किताब का तो ऐसा रहता है कि कौन सी किताब कब बेस्ट सेलर बन जाए तो पता नहीं। ठीक बात है।
लेखक होते हैं, लिखते जाते हैं, 100 किताब हो गई, 150 हो गई, 200 हो गई, और कब 250 हो गई पता नहीं चलता है, लेकिन बेस्टसेलर की दौड़ में नहीं आ पाई। अरे सर और मैं कभी कभी क्या होता है, अभी आ, आपकी देखिए शुरुआत हुई और शुरुआत में ही खेल कर दिया। तो बढ़िया। और ये ट्रस्ट हमारा प्रत्येक वर्ष ये 51,000 का तो करेगा ही करेगा। चलेगा, ठीक है। और इसी चूंकि विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट 16 अप्रैल को इसका इसकी वो वार्षिक समारोह है। वार्षिक समारोह रहता है। तो ये वार्षिक समारोह पिछली बार किया था, एक दिन का था यूथ हॉस्टल में। तो यूथ हॉस्टल छोटा पड़ गया, साहित्यकार ज्यादा हो गए, उसकी कैपेसिटी 110 की थी और 148 लोगों की लिस्ट बन गई सम्मान की। और 148 के साथ में एक दो लोग तो रहते ही रहते हैं। तो स्थिति ये हो गई थी उस समय कि जो जिनको सम्मान के लिए बुलाया है उनके लिए खुशी नहीं थी। तो इसलिए ये 15 दिन का कार्यक्रम रखा है, जिस दिन बहुत आसानी से सभी अपनी बात कह भी पाएंगे। तो ये हाय डॉक्टर साहब, स्वागत है। राजेश सर, हमारे इतिहास शिरोमणि राजकिशोर शर्मा राजे जी आ गए, बहुत बहुत स्वागत है उनका। हाँ अरे साहब, मैंने देखा कि ये की कोई पुस्तक पढ़ लें ना सर, तो किस सन में क्या हुआ, किस तारीख में, दिमाग में छाप लेते हैं। ये पता नहीं कैसा दिमाग लेके आए, पता नहीं। आगरा का कंसेप्ट ही इनकी किताब हाँ, से बिल्कुल। तवारी के आगरा, वो सब तो आगरा का ऐसी हिस्ट्री है जो कोई लिख ही नहीं सकता, किसी ने लिखी नहीं आज तक। तवारी के आगरा। अब मैं बुला रहा हूँ अपने समारोह के मुख्य अतिथि श्री राजेश खुराना जी को। इनकी एक पुस्तक है मैं हिंदू। हाँ, उस पुस्तक की भूमिका लिखने का मुझे अवसर मिला। और जो हिंदू शब्द है, हिंदू की तमाम अवधारणा, हिंदुओं के बारे में, हिंदू के रीति रिवाज, हिंदू के 16 श्रृंगार, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक एक चीज़ का संक्षेप में सार गर्भित रूप से उसमें पुस्तक में वर्णित है। मतलब अगर आप हिंदू हैं तो वह पुस्तक हमको अवश्य पढ़नी चाहिए। इस तरह की एक बहुत प्रेरणादायी पुस्तक, सबको जानकारी देने वाली। हाँ, आप ये पुस्तक है। और आप ये समझिए, ये पुस्तक जो है इसको हमें डिस्प्ले करने में भी डर लगता है। हमने जम्मू में बुक फेयर लगाया मार्च के महीने में। हाँ। तो ये किताब डिस्प्ले करने में ये लग रहा था कि इसको क्या दबा दें क्या। जम्मू और जब जम्मू में हमने डिस्प्ले की, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, तो फिर उसके बाद में श्रीनगर में था अगस्त में हमने फ्रंट में लगा दी ऊपर। तो जो भी आए इधर देखें, ये तो हिंदू का स्टॉल है। ये कमेंट होते थे वहां पर। अच्छा, हिंदुओं का स्टॉल। हालांकि ये पिछली जो घटना हुई है पहलगांव की, वो बहुत दर्दनाक रही। लेकिन वास्तव में डर लगता था कि, लेकिन किताबें प्रकाशित हुई है तो पहुंचनी चाहिए। तो ये चीज है। तो आइए सर। खुराना जी, आचार्य जी आइए। अच्छा, ऐसा कहते थे हिंदू। ये तो आपने बताया नहीं, ये नहीं ऐसी बात है। अच्छा, इतना है मतलब ये। हाँ, हिंदी गौरव सम्मान दिया जा रहा है राजेश खुराना जी को। मैं हिंदू पुस्तक के लिए हिंदी गौरव सम्मान। मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य है निखिल प्रकाशन के साथ जुड़ने का और भानु प्रताप जी के साथ जुड़ने का। मुझे ये पुस्तक लिखने का अवसर जो है और प्रेरणा भानु प्रताप जी से मिली, और इन्होंने मेरे को इसमें बहुत ही सहयोग किया। इनके बिना ये पुस्तक पूर्ण नहीं हो पाती। उसके बाद निखिल प्रकाशन ने जहाँ जहाँ पे भी स्टॉल लगाए प्रदर्शनी में, वहाँ मैंने देखा इस पुस्तक को उन्होंने रखा। ये एक मेरे लिए बहुत सम्मान की बात थी कि मेरी पुस्तक को उन्होंने बढ़ावा दिया। हर बुक फेयर में उन्होंने इस बुक को प्रस्तुत किया। और मैं आशा करता हूँ कि मैं ऐसे ही निखिल प्रकाशन और भानु प्रताप जी के साथ जुड़ा रहूँ और भविष्य में भी ऐसे ही धर्म और राष्ट्र के प्रति नई नई पुस्तकें काम लेखन करते रहे और प्रकाशित करते रहे। मैं निखिल प्रकाशन और भानु प्रताप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आगरा के कई लेखकों ने कुछ दिल्ली के साहित्यकारों से प्रकाशक पुस्तकें छपवाई। तो बड़ी शान से गए। दिल्ली पुस्तक मेले में भी वहाँ पे था,
अपनी पुस्तक देखने की वहाँ पुस्तक उनकी स्टॉल में है कि नहीं। उनकी पुस्तक वहाँ नहीं थी। हम लोगों का सौभाग्य क्या है, निखिल प्रकाशन पुस्तक छापता है तो हमारी हर पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक मेले में जरूर जाती है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मतलब मेले में आपकी पुस्तक वो देखते छोटा बड़ा लेखक नहीं देखते, पुस्तक जानी है, मेले में जानी है। तो इससे बहुत आभार साहब आपका। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती माया चौबे जी को हिंदी गौरव सम्मान के लिए। आप श्रेष्ठ साहित्यकार हैं और आपकी तमाम पुस्तकें कविता कहानियों की आ चुकी हैं। मैडम आप सतना आपका उपन्यास है, अच्छा, हाँ, वो जबरदस्त उपन्यास लिखा है आपने। ये आपको हिंदी गौरव सम्मान। साहित्य समाज का जाती हैं, वो लोगों तक एक लेखक के माध्यम से पहुंचती हैं, जिसे पहुंचाने वाले प्रकाशक होते हैं। और निखिल प्रकाशन समूह से जुड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरा उपन्यास का नाम अन्नदाता है, जिसमें मैंने किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में लिखा है और उसमें यही बताया गया है कि किस तरह किसान संघर्ष करता है और किस तरह दबंग उसे कष्ट देते हैं और वे उनके चंगुल में फंस करके कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वही एक जब कुशल जनप्रतिनिधि आ जाते हैं तो किसानों को बढ़ावा देते हैं और किसान खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। जब तक हमारे अन्नदाता खुश नहीं रहेंगे तब तक हमारा देश विकास नहीं करेगा, क्योंकि हमारे अन्नदाता ही वे हैं जो हमारे देश का पेट भरते हैं। और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को बढ़ावा देते हुए कहा था, जय जवान जय किसान। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। खजुराहो काव्य उत्तर, जो कानपुर के रहने वाले रमाकांत द्विवेदी ने लिखी है। रमाकांत द्विवेदी जी आ नहीं पाए किसी कारण से, वो वीडियो प्लस फोटो, उनकी पुस्तक का विमोचन आपने करना। आइए सर, आइए हाँ बजा साहब कहाँ गए? आओ साहब, सर आ जाओ। आ जाओ सर। सब आ जाइए। माया जी आइए, आइए आप भी आओ सर, आइए सर, राकेश जी आइए सर, आराम से तो भी कह जाए। ये इनकी दो पुस्तकें हैं। एक ये बहुत अच्छा। वो उनका कहना था कि जो भी लोगों की जैसे आपके पास पहुंचे तो एक प्रश्न जरूर आप अपना दीजिएगा इस पुस्तक के बारे में, प्रतिक्रिया अपनी। अच्छा, कैसे अधिकारी उपस्थित हैं इस पर नाम लिख दीजिएगा अपना, जिन्होंने अपनी दीर्घ सेवा में आप अपनी ईमानदारी का, शब्दों कुशल प्रशासक होने का एक लेखक जो है पहुंचा देंगे। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सबके सामने। इसके साथ साथ वे आचार्य भी हैं, उनको संस्कृत का बहुत अपार ज्ञान है। आचार्य की उन्होंने बाकायदा डिग्री हासिल की है, पढ़ाई की है। उनको मैंने सुना है बीच बीच में, तो मुझे लगता है व्यक्ति कितना नॉलेजफुल हो सकता है, साध्य होता है। और इसके साथ ही वे नित्य प्रति, जैसे मैं बात करूं रमला आश्रम सिकंदरा, जहाँ 350 बुजुर्ग रहते हैं, वहाँ हर हफ्ते जाकर सेवा करते हैं, उनको सबको भोजन वगैरह सब कराते हैं और सामाजिक कार्य में बिल्कुल आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, सबका करते हैं मार्गदर्शन। और मुझे उनकी कई पुस्तकें पढ़ने का सौभाग्य मिला, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाती हैं। इतना वो उनका क्लिष्ट लेखन है, इतना साहित्यिक ना आध्यात्मिक लेखन है उनका, संस्कृत निष्ठ लेखन उनका है। तो मुझसे एक उन्होंने पुस्तक दी कि इसकी समीक्षा करो, तो मैंने फ़ोन किया था, मैं क्या लिखूँ इसमें, तो बहुत ज़्यादा ये तो क्लिष्ट है तो जितनी, लेकिन मैं पत्रकार हूँ तो कुछ को निकालना जानते हम लोग, कुछ कहाँ से कुछ पानी, पत्थर में से पानी निकालना जानते, थोड़ा बहुत मैं लिख दिया मैंने। तो उनकी कई पुस्तकें आ चुकी हैं और वो स्वांतः सुखाय लिखते हैं। उनका उद्देश्य नहीं है पुस्तकें बेचें या लोग खरीदें, नहीं, स्वांतः सुखाय लिखते हैं, पुस्तकें लोगों को वितरित करते हैं। यह विचार कहीं न कहीं लोगों के दिमाग में जाएगा
और उनकी पुस्तकें मतलब ऐसी हैं कि कविताएं हैं, अधिकांश कविताएं हैं, छंद हैं, गेय कविताएं हैं। तो आज उनको इस पुस्तक मेले में विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट द्वारा हिंदी गौरव सम्मान से विभूषित किया जा रहा है। मुझे आइए सर, आइए सर। और अपने माननीय अध्यक्ष एवं सरपंच आग्रह करता हूँ उनको सम्मान करें। ठीक है, हमारे अतिथि आप बोलेंगे ना। खुराना जी, आइए सर। और आप हमारे ट्रस्ट के संरक्षक भी हैं। संरक्षक हैं हमारे ट्रस्ट के, तो बहुत बड़ी बात अपने आप में। हिंदी का साइलेंट कॉपी है ना? माँ सरस्वती के जितने भी वरद और पुत्र और पुत्रियां इस परिसर में विद्यमान हैं, उन सबको नमन करता हूँ। वे बड़े भाग्यशाली हैं कि माँ सरस्वती उन पर प्रसन्न हुई है और परमात्मा ने उन्हें वाणी का प्रसाद दिया है। जय और अजरन चावे वाणी, है ना, जिसको वो अपना समझते हैं परम प्रभु परमात्मा, उसके हृदय में वाणी का प्रकाश कर देते हैं, सरस्वती का वास उनके हृदय में कर देते हैं। तो माँ सरस्वती को प्रणाम और उस परम प्रभु परमात्मा को प्रणाम। मैं अपनी बात कहाँ से प्रारंभ करूं? पहले तो ये जो हमारे शर्मा जी हैं, विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष और निखिल प्रकाशन के, इनसे परिचय की बड़ी अद्भुत कहानी है। मैंने एक अपनी पुस्तक लिखी तो ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में थे, जो प्रकाशन वाले जैसे अमूमन होते हैं। तो जब मेरी किताब पूरी हो गई तो मैंने इनको फ़ोन किया कि भाई हमारी एक किताब है छोटी सी, उसे आप छाप देंगे क्या? हाँ छापेंगे। और उनके कहाँ के रहने वाले हो आप? आगरा के हैं। मैंने कहा आगरा के? तो आगरा में कहाँ के रहने वाले हो? विष्णु कॉलोनी के। तो अब ये दुनिया वैसे तो बहुत बड़ी है और इतनी छोटी भी है, और इतनी बड़ी है कि हम लोग बिल्कुल पड़ोस में रहते हुए भी एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। पता चला कि मेरे घर से 5वां घर इनका उस कॉलोनी में, विष्णु कॉलोनी में। और उस समय जय पर कृपा करहि जन जानी ते और अजर न चावह वाणी, ये सूत्र है ना, ये सूत्र है कि वो परम प्रभु परमात्मा की कृपा से ही वो माँ सरस्वती आपके सन्निकट आकर के आपको अपना कृपा प्रसाद देती है ना। तो कृपा प्रसाद देती है। तो एक बार मुझ पे कृपा हुई। मैंने महाराष्ट्र, जो श्रीमद् भागवत का पंचप्राण कहते हैं, जो महाराष्ट्र है, जिन्होंने श्रीमद् भागवत पढ़ी हो वे जानते होंगे। और महाराष्ट्र के 5 अध्याय हैं उसके, रास लीला के कहते हैं, सब रास लीला कहते हैं रास के। उसे पूरी महाभारत को कहते हैं, जैसे शरीर में प्राण तत्व है वैसे ही वो श्रीमद् भागवत के प्राण तत्व है। वे महाराष्ट्र के 5 अध्याय, पंच प्राण की उपाधि उनको दी गई है। उनको यदि निकाल दिया जाए उनमें से तो ये कहना तो जरा ठीक नहीं होगा कि कुछ नहीं बचता है, लेकिन उसकी आत्मा जो है उस शरीर की एक तरह से अलग हो जाती है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि जब हमारे इवन जो भागवताचार्य हैं, और जब महाराज की बात आती तो इसको वो पूरा कहते नहीं थे कि साहब हम ज़्यादा इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हमारी कुछ मर्यादाएं हैं। मुझे ये थोड़ा सा टच करता था। मैंने कहा भाई ये क्या बात है, जो श्रीमद् भागवत हमारा आराध्य ग्रंथ है, पूज्य ग्रंथ है, समग्र सनातन धर्म का ग्रंथ है, और उसके भी वो पंच प्राण हैं जो रास से महाराज से संबंधित हैं, उसके बारे में हम ऐसी
भावना क्यों कर लेते कि हमारी कुछ मर्यादाएं हैं, हम उसका नहीं करेंगे। तो मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इसको लिखूंगा। तो मेरी ये पुस्तक है महारास रसामृत। महारास का रस, रसामृत, उसका मैंने लिखी महारास रसामृत। उसी के संदर्भ में परमात्मा की ये कृपा हुई, कैसे सज्जन और साहित्य अनुरागी, साहित्य प्रेमी, साहित्य के प्रचारक प्रसारक श्री MM शर्मा जी से मेरी मुलाकात हुई। उसी संदर्भ में मैंने जो बताया कि मेरा परिचय इससे हुआ। एक उठा दी ऊपर कर दी। हाँ रख। साहित्य के संदर्भ में आप लोग बहुत बड़े साहित्यकार हैं, और मेरी बात तो जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। मैं तो प्रशासन में रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा होगा। उन्होंने इतनी एक बढ़िया बात कही है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है, कि सत्य के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयिनी मानवता हो जाए। हाँ, साहित्य का उद्देश्य मानवता को विजयी बनाना है, और कोई उसका उद्देश्य नहीं है। साहित्य बहुत तरह से कहते हैं कि सब उसमें नवरस हैं और ये हैं वो हैं, लेकिन सभी रसों का उद्देश्य ये है कि वो मानवता जो है विजयी हो। विद्वान कहते हैं कि वैसे तो नवरस कहते हैं, साहित्य में नवरस है, लेकिन विद्वान क्या कहते हैं कि एको रसः करुण एवं, एक ही रस है करुण। तो जिसके हृदय में करुणा है उसी के हृदय में वो नवरसों का उद्रेक होगा। यदि करुणा नहीं है तो वीर रस भी उत्पन्न नहीं होगा, है ना। और यदि आपका साहित्य समाज से नहीं जुड़ता है तो भी फिर वो साहित्य नहीं रहेगा ना। हितेन सह इति साहित्य, हित के साथ जो है, किसके हित के साथ, जो समाज के हित के साथ है। हितेन सह इति साहित्य, ये कहते हैं हित के साथ जो है वो साहित्य है। तो कुल मिल करके अब देखिए, आदि कवि तो वाल्मीकि जी को कहते हैं, वैसे आदि कवि कुछ कहते हैं ब्रह्मा जी को कहते हैं, है ना। और फिर वो भी कहा है तो आदि कवि तो स्वयं परम प्रभु परमात्मा ही है। और लोग कहते हैं कि दिस वर्ड इज पोएट्री ऑफ द गॉड। कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू, ये जो संसार है उस परम प्रभु परमात्मा की कविता है। दिस इज ए पोएट्री, उस परम प्रभु परमात्मा का। तो सबसे पहला कवि तो आदि कवि तो परम प्रभु परमात्मा ही है। उसी के लिए कहा गया कवि मनीषी प्रभु स्वयंभू, ठीक है ना। उसी ने कविता लिखी, और उसने सबसे पहले कविता लिखी, जैसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, शास्त्र योनित्वात। शास्त्र योनित्वात, शास्त्र योनित्वात एक उसका सूत्र है ब्रह्म सूत्र का। शास्त्र योनित्वात क्या है, वह परमात्मा, एक तो सीधा वैसा अर्थ है कि उस परमात्मा का जन्म शास्त्र के कारण हुआ है। एक तो ये साधारण अर्थ हुआ कि शास्त्र से परमात्मा को सिद्ध किया जाता है। परमात्मा को सिद्ध कैसे करेंगे, शास्त्र ही उसका प्रमाण है। शास्त्र परमात्मा का प्रमाण है, अतः शास्त्र से ही परमात्मा की उत्पत्ति हुई। दूसरा अर्थ क्या है कि शास्त्र योनित्वात्, शास्त्रस्य योनि यह सह, शास्त्र जहां से प्रवर्त हुआ है वह परमात्मा। शास्त्र योनित्वात्, ये जो जितना भी शास्त्र है, जितनी भी कविता है, जितने भी भाव हैं, भवन्ते भावा सर्व मृतः एव सर्वशः, जितने भी संसार में भाव हैं वो सब कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से पैदा होते हैं, परमात्मा से ही पैदा होते हैं। उन्हीं की कृपा से वो उनका उद्रेक होता है। खैर, मैं फिर उद्देश्य पे आता हूँ कि वाल्मीकि ऋषि आदि कवि हुए आज के लौकिक परंपरा में। वैसे तो ब्रह्मा जी आदि कवि है, परमात्मा आदि कवि है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मये मानसाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, यत क्रौंच मिथुनात् एकम अवधीय काम मोहितम। उन्होंने कहा करुणा उत्पन्न हुई। करुणा कैसे उत्पन्न हुई कि दो पक्षी काम केली में रत थे, उनमें से एक को व्याध ने मार दिया। तो एक तो कविता ये हो सकती थी कि देखिए कैसे तीर मारा और कैसे पक्षी गिरा और कैसे पक्षी फड़फड़ाया और कैसे उसकी जान निकल गई, हमारी कविता पूरी हो गई। ना,
कविता इससे पूरी नहीं होती। कविता जब कवि का व्यक्तित्व उससे जुड़ता है, और यदि कवि समर्थ है तो जिस प्रश्न को उठा रहा है तो उसके समाधान के मार्ग में जब तक नहीं बढ़ता है, तब तक नहीं। देखा कि इसने अन्याय किया है और हम में शक्ति है, हम अन्यायी को यथाशक्ति दंड दे सकते हैं, तो उन्होंने कहा मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा। वे दुष्ट, हे निषाद, हे व्याधा, तू कभी भी जिंदगी भर संसार में, जब तक ये संसार चले तब तक तुझे कोई प्रतिष्ठा प्राप्त न हो। तो बधिक को हम कोई प्रतिष्ठा नहीं देते हैं। उन्हें अपने जो तपोबल से श्राप दिया तो श्राप आज तक चला जा रहा है। किसी भी कसाई को इसके प्रति आपके हमारे मन में कोई अच्छी भावना पैदा नहीं होती। तो कवि को जुड़ना है समाज से, और समाज से केवल उसमें शाब्दिक रूप में चित्रण ही नहीं करना है, किसी की पीड़ा का, किसी के हास का, किसी के श्रृंगार का। और यदि जो आप समस्या उठा रहे हैं उस समस्या के समाधान के मार्ग में भी सकारात्मक रूप से कुछ न कुछ सहयोग देना है। यदि हम समाज के से नहीं जुड़ते हैं तो हम अधूरे कवि हैं, हमारा व्यक्तित्व अधूरा है। हम एक कौन से होते हैं जो बनाते हैं चारपाई बारपाई, एक कारपेंटर है, हमने शब्दों से बढ़िया एक अच्छी चारपाई बना दी। हमें समाज से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा, ठीक है ना। मेरी 2-3 प्रतिनिधि कविताएं हैं, मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा कि सूर्य सी सामर्थ्य तो मुझ में नहीं है, सत्य भर अंधियार से लड़ता रहूं, मृत्यका के दीप की छोटी किरण सा दंभ काली रात का हरता रहूंगा। प्रकाश धर्मिता जब तक हमारे अंदर नहीं है और उस अंधकार को नष्ट करने की लालसा हमारे अंदर नहीं है, तीव्र उद्वेग हमारे अंदर नहीं है, तीव्र आक्रोश, केवल कविता नहीं हमारे अंतर का रोदन है। कविता कविता नहीं है, वो कवि जब अंदर से रोता है, जब करुणा उत्पन्न होती है तो सभी रस उसमें से उत्पन्न होते हैं, है ना। करुणा से आक्रोश पैदा हुआ, महाकवि वाल्मीकि के अंदर करुणा हुई, पहले देखो इसने कैसे कर दिया, अरे इसने कैसे किया, इस दुष्ट को मैं अभी देखता हूँ। मान शौद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा। तो जब तक आप समाज से नहीं जुड़ेंगे, है ना, और समाज को देंगे क्या, क्या देंगे कि सुधा खोजता रहता हूँ जहरीले नागों के ओर में। जहां जो चीज नहीं है वहां उस अभाव की प्रतिपूर्ति करना, उस अभाव को खोजना और अभाव की प्रतिपूर्ति में अपना योगदान देना। कोयल की कूक खोजता हूँ कजरीले कागों के ओर में। कौआ की काँव काँव में किसी तरह से क्या उसकी अंतर आत्मा को जगा करके कोयल की कूक पैदा की जा सकती है। जो इस तरह से समाज के सुधार में प्रयत्नरत होता है वो कविता करता है, वो कविता करता है, वो कवि है ना। परमात्मा ने कविता क्यों की? परमात्मा ने कहा ये समाज तो बना दिया, समाज बना दिया, तो उन्होंने कहा कि भैया इसको संचालन के लिए 4 वेद स्थापित किए, है ना। हाँ, उसने जो ये संसार सदा सदा के लिए जहाँ से प्रकाश पाता रहे, संसार जहाँ सदा सदा से यहाँ से मार्गदर्शन पाता रहे, सदा सदा से उसे कोई ज्योति मिलती रहे, वो ज्योति स्तंभ के रूप में उसने, आप तो लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। मैं तो पहले तो वेद त्रयी थी, 3 ही वेद थे, है ना। चौथा वेद थोड़ा बाद में बना अथर्ववेद, वेद त्रयी कहा गया। फिर बाद में अथर्ववेद बना तो उसे वेद चतुष्ट है कहा गया वेद। तो परमात्मा ने वो कहा। एक मेरी किताब है, बहुत अच्छा सूत्र है इसमें, इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, यही मेरे हाथ में है। हर भाव ईश्वरीय हो जाए, इसलिए हो जाए, हर भाव ईश्वरीय हो जाए। आपका प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक कर्म ईश्वर परक हो जाए। एक शब्द आता है समाज में, क्या आता है, बड़े साधारण अर्थ में आता है, ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी क्या है? ब्रह्मचर्यायाः संधारणात् ब्रह्मचारी भवति। ब्रह्मचर्यायाः संधारणात्, ब्रह्म परक व्यक्तित्व बना लेने से आदमी ब्रह्मचारी होता है ना। ब्रह्मचर्यायाः संधारणात् ब्रह्मचारी भवति। और ब्रह्म का दूसरा अर्थ, एक तो ब्रह्म परमात्मा हो गया, ब्रह्म का दूसरा अर्थ है वेद।
वेद परक चर्या को जो अपने आचरण में ढाल लेता है उसका नाम ब्रह्मचारी है। हम बड़े साधारण अर्थ में ब्रह्मचारी का अर्थ लेते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन जो आप्त अर्थ है ब्रह्मचारी का क्या है, ब्रह्मचर्यायाः संधारणात् ब्रह्मचारी भवति। तो हमारा जो प्रत्येक भाव है वो उसके मतलब हो जाए। तो मेरी कुछ किताब है, एक तो मैंने लिखा महारास रसामृत, तो बता दिया मैंने क्यों लिखा। मैंने इसलिए लिखा कि जो चीज हमारे आप्त ग्रंथ है हमारा, जिसके चारों ओर डंका रे रे गर्जत गर्जती, रे रे गर्जत गर्जती, सभी ग्रंथों में वो बड़ा ग्रंथ कौन है, हुई हमारी जो श्रीमद् भागवत है, उसके लिए रे रे गर्जत गर्जती, रे रे गर्जत गर्जती, अर्थात तो सबसे बढ़कर है, वही एक बार गुंजित हो रही है संसार में। तो वो जो भागवत है उसमें हम उसके वर्णन में हम अपने मन में हिच कैसे ला सकते हैं। तो मैंने ये लिखा महारास रसामृत, तो ये मेरी पुस्तक है। दूसरी एक मेरी किताब है, जरा थोड़ा सा बढ़ रहा है मामला, आप्त कामा। समाज से जुड़िए और समाज में जो कमी है, प्रभु जाना के कई लजानी, प्रथम तासुग्रह गए भवानी। भगवान ने जाना कि के कई जो है लज्जित हो गई मिलते समय, तो पहले उसके घर गए, है ना। उनने समाज का ये सुना। हमने थोड़ा आगे का लिखा, हमने लिखा कि जब ये है आप्त कामा, आप्त कामा, आप्त माने जो आप्त हेतु यथार्थ वक्ता, आदर्श एक विचार, बहुत आदर्श विचार, आप्त हेतु यथार्थ वक्ता। यथार्थ का एक तो बहुत वैसे अर्थ में प्रयोग होता है, यथार्थ और आदर्श, यानी आदर्श के विपरीत यथार्थ। यथार्थ माने जैसा उसका अर्थ है, वास्तविक जो काम है, आप्त हेतु यथार्थ वक्ता कहते हैं। तो हमने लिखा कि भाई के गई बन को गई। तो आप तो बहुत विद्वान है, आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, डॉक्टर हैं आप, तो एक कंसेप्ट देखिए कि के गई जब बन को चली, तो वो स्त्री जो अपने पति के साथ युद्ध में जाती थी, जितनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की थी, जिसमें उसमें इतना आत्मबल था कि वो राजा राम जैसे राजा का वो रोक करके दूसरे को दिला सकती थी। वो क्या भेड़ बकरियों की तरह बंद के साथ चली गई? पीछे नहीं गई होगी। जब तक वो उससे सहमत नहीं होगी, जब तक वो उस अभियान से जुड़ेगी नहीं, तब तक कैसे जाएगी। तो मैंने इसमें ये संशोधन करा कि वास्तविक जो अभियान था राम को वापस लाने का, वो कैकेयी के नेतृत्व में हुआ। उनका देखो सभा में कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं आपने ठीक है, गलती मेरी थी, मैंने राम को वनवास दिया, अब मुझे लग रहा है कि भाई मैंने गलत कर दिया, तो मैं ही अपने राम को वापस लाऊं। वहां घटना चक्र हुआ, उन्होंने यही बात कही कि बेटा चलो वापस। रामचंद्र जी ने कहा कि माता मैं तो तुम्हारे आदेश से आया हूं और तुम्हारे आदेश से वापस चलने को तैयार हूं, लेकिन एक बीच में जरा थोड़ा सा समस्या आ गई है। क्या आ गई है कि इस बीच में जो वनवासी हैं ऋषि मुनि वो आए थे, उन्होंने अंतर्वेदना बताई कि निशाचर मुझे बड़े परेशान करते हैं। तो मैंने ये जो है निश्चरहीन करो महे भुज उठाए पण कीन, मैंने ये संकल्प लिया कि इस वन को, इस संसार को निशाचरों से हीन कर दूंगा। कैकेयी ने कहा अच्छा, तो मैं तुझे वापस ले जाने की बात अभी नहीं करूंगी, पहले अपने क्षत्रिय धर्म को निभा और पहले अपने वचन का पालन कर। तो इसका जो अंतिम दोहा है आप्त कामा का कि निश्चर वध का पूर्ण कर निज संकल्पित काम, और जल्दी आना अवध को मेरे बेटा राम। जहां जिस चीज का अभाव है वहां उस चीज की प्रतिपूर्ति करना। राम और कैकेयी के बीच में जो सहज मातृत्व भाव था, जो सहज पुत्र का भाव था, वो जहां विलुप्त हो गया था, उसकी पुनर्स्थापना करना कि निश्चर वध का पूर्ण कर निज संकल्पित काम, जल्दी आना अवध को मेरे बेटा राम। तो लास्ट है इसका, आखिरी दोहा है इसका। और एक महारास हो गया। मैं एक इसमें से एक जरा सी 4 लाइन सुनाऊंगा। हर भाव ईश्वरी हो जाए। कविता तो इसकी बहुत वैसी है, काफी अच्छी है। हर भाव ईश्वरीय हो जाए। देखिए, ईश्वर अपने ईश्वरत्व से स्वयं अलंकृत है। अभी माँ सरस्वती को हमने माला पहनाई,
हमारी माला से वो अलंकृत नहीं हुई, वो अपने ज्ञान से, महिमा से, वैभव से जो उनका वो स्वयं ही अलंकृत। ईश्वर अपने ईश्वरत्व से स्वयं अलंकृत है, किसी पुष्पहार से महिमा मंडित नहीं होता। हमारी माला चढ़ा देने से इनकी महिमा में कोई वृद्धि नहीं हो गई है, वे पहले से ही महिमामान है। ये हमारा सौभाग्य कि हमने वहाँ माला अर्पण करने का हमें मिला कि ईश्वर अपने ईश्वरत्व से स्वयं अलंकृत है, किसी पुष्पहार से महिमा मंडित नहीं होता। भक्तों की भावुकता को क्या कहें, भक्तों की भावुकता को क्या कहें, बिन अर्पित किए पूजा के प्रसून मन प्रफुल्लित नहीं होता। ईश्वर अपने ईश्वरत्व से स्वयं अलंकृत है, किसी पुष्पहार से महिमा मंडित नहीं होता। हे प्रभु, भावों के सुमन तुम्हें अर्पित हैं। जो भी लिखो हर भाव ईश्वरी हो जाए, जो भी लिखो, जब भी कलम उठाओ तो पर हम ऐसे सोचो कि परमात्मा की आज्ञा से कोई हम काम करने जा रहे हैं, कलम उठाई हमने, और ये समझो जैसे रघुवर करो धनुष उठाओ। हमारे यहाँ गीत होते तो जैसे आपने कलम उठाई तो समझे कि किसी समस्या के समाधान के लिए भगवान राम ने धनुष तान लिया, रघुवर कर धनुष उठाया। भगवान राम जब धनुष उठाते हैं तो कोई न कोई ऐसा अद्भुत चमत्कार होता है जो समाज हित से जुड़ा होता है। एक ही बाण प्राण हर लीना, ताड़का का प्राण हर लिया, है ना। एक बाण बिन फर बाण राम तहे मारा, तो 7 सागर पूर्व मारीच को पहुंचा दिया। रघुवर कर धनुष उठाया। कभी जब कलम उठाए तो ऐसा लगे कि उस भगवान राम ने धनुष उठा लिया और वो किसी समस्या के लड़ने के लिए जो है अपना उपक्रम शुरू कर रहा है। तो हे प्रभु, भावों के सुमन तुम्हें अर्पित हैं, इस विनय के साथ, इस विनय के साथ कि हर भाव ईश्वरीय हो जाए। हो लीन साधना में चिंतन मनन कथन करनी का सर्वांग। हमारे जितने चिंतन मनन कथन करनी का सर्वांग अवस्था चित्त की तुरीय हो जाए, इस विनय के साथ कि हर भाव ईश्वरीय हो जाए। परमात्मा का हर भाव ईश्वर है। ये हमारी माता बहन बेटे इसका बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है कि हम रोजाना खाना बनाते हैं ना किचन में, ऐसे बनाए जब खाना बनाए तो जैसे बिहारी जी के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, प्रसन्न हो। क्या बात है यार, देखो परोस है तो ऐसे खाएं, तो ऐसे खाएं जैसे बिहारी जी का प्रसाद पा लिया। जय श्री राम, जय। देखा आचार्य जी को सुनते ही रहो, सुनते ही रहो। हाँ, और चलो अच्छा यार भगवताचार्य नहीं बने वरना कभी छुट्टी कर देते बहुत सारे लोगों की। अब मैं आवाज दे रहा हूँ श्री राकेश कुमार सिंह जी को, हमारे वेटरन साहित्यकार हैं। आपको भी हिंदी गौरव सम्मान विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट द्वारा दिया जा रहा है आपकी हिंदी साहित्य की सेवाओं के लिए। आइए सर। पुस्तक की बात, मैं डॉक्टर राकेश कुमार सिंह यहीं आगरे से हूँ और शर्मा जी के पास ही रहता हूँ। हाँ, क्या बात है सर, इसीलिए आप इधर विशेष अनुराग है शर्मा जी का? नहीं इनसे जब मिला तब मेरी 11 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। हाँ। लेकिन जहाँ प्रकाशित हो रही थी वहाँ के जो प्रकाशक थे उनसे बातचीत जब करते थे तो कभी फ़ोन उठाते थे, कभी नहीं उठाते थे, कभी मतलब मना कर देते थे। बातचीत उनका बर्ताव ठीक नहीं लगा मुझे। इनसे मिल करके मैंने देखा कि इनसे चाहे जब फ़ोन कर लेते थे छोटे भाई की तरह हर बार जवाब देते थे, चाहे गाड़ी चला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। नतीजा ये हुआ, उस बीच में एक व्यंग्य लेखन प्रतियोगिता हुई थी राष्ट्रीय स्तर की, उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मुझे एक व्यंग्य लेखन का प्रोत्साहन मिला और मैंने इसमें काम करना चाहा। उसी वक्त कोरोना आ गया। कोरोना काल में मैंने इनके सहयोग से, इनकी प्रेरणा से कहना चाहिए, मैंने 10 किताबें लिखी। बहुत बढ़िया। वो व्यंग्य पर थी। वंडरफुल। और कुल किताबें हमारी अब 26 हो गई हैं। हाँ।
मेरा लेखन जो है गद्य का ही लेखन है, और कोशिश ये रहती है कि जिस विधा में ज़्यादा काम कर रहा हूँ उसी में काम करता रहूँ। भाई मोहन मुरारी शर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और संस्था के प्रति हमारी शुभकामनाएं। बहुत बढ़िया। अब 2 कार्यक्रम और है, 5 मिनट का कार्यक्रम और बचा है। लक्ष्मी जी आ रहे हैं। हमारे बीच में युवा लेखक लक्ष्मण प्रसाद जी उपस्थित हैं। आपने एक पुस्तक लिखी है, विश्व की समस्याओं का समाधान कैसे हो, विश्व की समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। बहुत ओरिजिनल विषय में पुस्तक पढ़ने का अवसर मिला है, बिल्कुल ओरिजिनल पुस्तक है वो। तो उनके सम्मान के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ अपने यात्रा वर्मा जी को और वाइस चीफ गेस्ट राजेश खुराना जी को। आपको हिंदी गौरव सम्मान ट्रस्ट की ओर से दिया जा रहा है। जो मैंने अपनी फॉर्मल एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे जो अच्छा लगता था वही पढ़ता था मैं। और जैसे लोगों को चिंता होती है कि हमें जो है 10th पास करनी है, 12th पास करनी है, अपना करियर बन जाएगा, मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की। और लोग जैसे अखबार पढ़ते हैं तो अखबार में एडिटोरियल को छोड़ देते हैं लोग। मैं केवल एडिटोरियल पढ़ता था शुरू से ही। और जब मैं गांव के बुजुर्गों में बैठता था, जब केवल 10-12 साल का था, तो उसमें पॉलिटिकल विचार आते हैं ज्यादातर लोगों के, तो मैं उनके बीच में बोलता था, वृद्धों के बीच में, तो वो चौंक जाते थे, इसको नॉलेज इतनी कैसे। तो मैं शुरू से पढ़ता आया। शुरू में मैं कटिंग भी निकालता था। अपनी बुक में उनको दे के आया था हृदय नारायण दीक्षित जी को, लखनऊ। तो उन्होंने मेरे से एक बात कहा था कि आप अगर 100 लाइनें पढ़ते हैं तब आप 1 लाइन लिख सकते हैं। तो मैंने, समझ लीजिए, इतने एडिटोरियल पढ़े इतने, तब मैंने एक बुक लिखी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप जैसे देखेंगे देश की समस्याएं, आप किसी से पूछ लीजिए, हर कोई बता देगा ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। सॉल्यूशन के लिए एक रिसर्च होती है। तो सरकार जैसे रिसर्च करवाती है साइंटिस्टों से, तो वो उनको वेतन, भत्ते, सुविधाएं, सभी चीजें देती है। और ईश्वर की कृपा से मेरे लिए वो व्यवस्था पहले से थी। हमारे पिताजी ने इतना कमा के रख दिया, तो मैंने इसलिए कभी कैरियर की चिंता नहीं की। तो मैं उनका समाधान निकालने में लगा रहा। बहुत ही बढ़िया। और मेरे जो भी मित्र हैं वो लोग हैं। अब आप ये मत समझना मैं जाति को लेकर कुछ कह रहा हूँ। अधिकतर ब्राह्मण है, अधिकतर ब्राह्मण। क्योंकि मैं जैसे बनियों से बात करता हूँ, वो केवल व्यापार पे करते हैं, उन्हें देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। तो मैं जैसे कई घंटे जैसे चर्चाएं करता हूँ, वही झेल पाते हैं मुझे, और कोई नहीं झेल पाता। ब्राह्मण झेल पाते हैं। तो इसमें जो मेरे मित्र रहे हैं, जिन्होंने मेरे साथ घंटों वार्तालाप किया है, जिसको अगर काउंट करें तो सैकड़ों घंटों में चला जाएगा, उन्हें भी इस किताब के जो समाधान है उसको निकालने का श्रेय है। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है। अभी बहुत ऐतिहासिक केवल 2 कार्यक्रम बचे हैं। वहाँ एक मंदिर है बहुत प्राचीन, पांडवों का बताते हैं। हमारे पास 2 साहित्यकार और अभी बचे हैं। उससे पहले मैं 1 मिनट के लिए आवाज दे रहा हूँ सतना सिंह जी को। बोलने से आपने उनका मौसम नहीं दिया, गलत बात है। अच्छा रहेगा, आपने सुनाया करता तो अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वजनों, साहित्यकारों को सादर प्रणाम करती हूँ। और लेखन की धारा में शब्दों का संगम हो, लेखन की धारा में शब्दों का संगम हो, लेखक की कलम से साहित्य का नगम हो, साहित्य का नगम हो। ऐसे सभी साहित्यकारों को मैं नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगी। और विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट और निखिल पब्लिकेशन के सम्मिलित तत्वावधान में इस सम्मान समारोह में
सम्मिलित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सभी से मुखातिब होने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप सभी से इतने अच्छे अच्छे विचार हमें मिले। और जैसा कि सर ने अभी कहा था, तो इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करने का पूरा कोशिश करूंगी कि ऐसा काम किया जाए, चाहे वो साहित्य के द्वारा हो, चाहे जो प्रोफेशन है मेरा, मैं एक शिक्षक हूँ, उसके द्वारा जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं उनके माध्यम से हमारे समाज का जितना ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके उसके लिए मैं प्रेरित करती रहूंगी और खुद भी अपने आप में प्रयासरत रहूंगी। और क्योंकि सर के माध्यम से हमें दर्जन भर से ज़्यादा किताबों का काम सर ने किया है। सर का व्यक्तित्व इतना प्रतिभाशाली और इतने मार्गदर्शन करते हैं अच्छे से, सर के लगता ही नहीं है कि हम कहीं बाहर से हैं, लगता है परिवार के सदस्य हैं। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए सर से काफ़ी प्रेरणा मिल रही है, मार्गदर्शन मिल रहा है। और डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह, उनसे भी हमें काफी कुछ सीखने को मिला है पिछले 13 वर्षों में। तो उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगी मैं कि उनकी वजह से ही आज मैं यहाँ खड़ी हूँ। शायद वो मेरे साथ नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। उनसे कुछ सीखते हुए और आप सभी से प्रेरित होते हुए मैंने भी कविता लिखी थी जो हमारी पढ़े बेटियां बड़े बेटियां पुस्तक में है। उसकी कुछ पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी। समाज में बालिकाओं को नए मौके देने हेतु, समाज में बालिकाओं को नए मौके देने हेतु, लोगों की चेतना को बढ़ावा देने हेतु हर साल 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। हमें यह भी सुनिश्चित करना है हर लड़की को उचित सम्मान व महत्व देना है। उनको सभी मानव अधिकार मिले, कोई भी बेटी इनसे अछूती ना रहे। बेटा बेटी दोनों को समान समझना है। बेटा बेटी, क्योंकि बेटियों को ही अगर ज्यादा आगे करेंगे तो बेटों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी। तो जो उधर लग रहे थे फिर हमें उधर मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए हमको दोनों को समान रखना है। बेटा बेटी दोनों को समान समझना है। हमें बेटियों की शक्ति को पहचानना है। उन्नत व विकसित देश तभी बन पाएगा, हमारा देश उन्नत व विकसित देश तभी बन पाएगा जब बेटियों का सहयोग हमें मिल पाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आवाज दे रहा हूँ मंजू यादव जी, ग्रामीण। आज का ग्रामीण लिखना बड़ा भारी है। मंजू यादव ग्रामीण पर मानस संबंधी से यहाँ पर लगी हुई है। चौपाइयों में आपने पूरी रामचरित मानस की लिखी है, बहुत बड़ी बात है। आपको विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट द्वारा हिंदी गौरव आइए सतना सिंह जी। धन्यवाद सबको। है कि मैं आज यहाँ हिंदी गौरव सम्मान से आपने मुझे सम्मानित किया। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद और निखिल पब्लिकेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। ये शायद मुझे हिंदी गौरव सम्मान मेरी मानस मंजूषा कृति आई है। इसके लिए दिया गया होगा। एक बार आप सभी पढ़ने का जरूर कष्ट करें। ये मैंने बच्चों के उद्देश्य से लिखी पुस्तक है। बहुत ही सरल सहज भाषा में राम जन्म से लेकर सीता समाधि तक, और बहुत ही सरल भाषा में है। मेरे ख्याल से जिसने जूनियर तक की भी पढ़ाई की है, 7th 8th तक की, वो भी इसे समझ लेगा। बहुत ही बढ़िया। या कोई दादाजी दादी जी कोई बच्चा गिफ्ट करना चाहे उनको, उस उद्देश्य से बहुत अच्छी है। या दादाजी दादी जी बच्चे को गिफ्ट करना चाहे, वो भी बहुत उस उद्देश्य से बहुत अच्छी है। तो इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वैसे तो लिख गई थी लगभग
3 महीने के आसपास में, परंतु इसको प्रकाशित होने के लिए बस अब देते हैं जब देते हैं यूं बस टाइम होता रहा। और भैया ने तो मेरे ख्याल से 1.5 महीने में छाप दी थी जब हमने दी इनको। ये 2020 में जब कोरोना काल था, लॉकडाउन था, तब लिखी गई कृति है मेरी, और 3-3.5 महीने में, 3.25 महीने में शायद पूरी हो गई थी। लेकिन समय इसका अब आया, जनवरी में प्रकाशित हुई है। भैया ने 1-1.5 महीने में छाप दी थी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। एक बार फिर से आप सबको नमन प्रणाम। माइक निकाल दो बहन जी, माइक नहीं ले जाना है। तो ध्यान में नहीं है उसका। भैया एक फोटो में अकेले ले लेना। एक ये तो अभी है तब। अब अंतिम कार्यक्रम है, बिल्कुल समापन को चल रहे हैं हम लोग। एक दोहा था, एक दोहा है नीरज जी का कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। तो कवि जो है बड़े सौभाग्यशाली होते हैं, कवि ईश्वर की बड़ी कृपा होती है। हमारे पास लेखक आ रहे हैं, हमारे पास लेखक हैं श्री विवेक कुमार बजाज, दिल्ली से आए हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी हिंदी में, अंग्रेजी में किताब लिखी है, राम जन्मभूमि अनवेलिंग द डिवाइन वर्डिक्ट। क्या बात। जन्मभूमि को लेकर क्या क्या मुकदमेबाजी अब तक चली है, उसका पूरा विवरण उन्होंने संक्षेप में उसका दिया हुआ है। आजकल हॉट टॉपिक भी है राम जन्मभूमि, राम। हाँ, हॉट टॉपिक तो है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, लोगों को सारी जानकारी है नहीं, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये आम लोगों तक बात पहुंची हुई नहीं है। हाँ, तभी आप बुलवाएंगे, पर उसके पैसे पहले हम आपकी पुस्तक का विमोचन कराएंगे। यहाँ पुस्तक आई हुई है, हाँ पहले सम्मान करा लेते हैं, ठीक है। आइए साहब, अध्यक्ष और मुख्य अतिथि महोदय आ जाओ सर। आगे प्रभारी जन है वो भी आ जाएंगे पुस्तक विमोचन में। आ जाओ। तो अंग्रेजी वालों को स्पेशल अवार्ड दिया जाता है ना, हिंदी वालों को ऐसे हिंदी वालों को सम्मान नहीं सर, करी है अभी, अच्छा शुरुआत करी है अभी हिंदी में। चलिए आप लगाओ सर। आओ सर, आ जाओ, चलो आ जाओ, आइए अब आ जाओ। क्या बात। पर मुझे कभी मत मानिए, मैं ऐसा ऑथर नहीं हूँ। एक्चुअली मेरा पूरा जो राइटिंग है इंग्लिश के अंदर एक तरह से रिसर्च बेस्ड है, जैसे लोगों की प्रॉब्लम होती है। पुराना जी, मैंने शुरुआत की थी फाइनेंशियल राइटिंग से। तो हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चों को सिर्फ कमाना सिखाता है। हाँ। मैंने मतलब बहुत सारे मेरे कस्टमर हैं, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड का हूँ। होता क्या है कि 70,000 रुपए की सैलरी लग गई, आईटी किया, दिल्ली में बैंगलोर में कहीं लग गई। अब वो 70,000 कमा के भी महीने के एंड में खा लिए, क्योंकि 800 रुपए की स्टारबक्स में कॉफी चल रही है। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम ने कमाना तो सिखा दिया, लेकिन उससे बचाना कैसे वो कहीं नहीं सिखाया। वो एजुकेशन है ही नहीं हमारे सिस्टम के अंदर। तो वहां से मेरा लिखना शुरू किया। पहली बुक मैंने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर लिखी। उसी सीरीज में करीबन 27 किताबें हैं जो फाइनेंस के ऊपर हैं, कहाँ कहाँ बचाना है, क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। इस तरह से देखिए सामने लगी है SIP मेरी ये बुक लगी है ऊपर। तो फाइनेंस बेस से फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को रिसर्च बेस पे और बुक्स पे शिफ्ट किया। तो रिसर्च बेस पे मेरी करीबन 7 किताबें हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे हैं, अलग अलग रिसर्च है। हर बुक का कहते हैं मकसद सिर्फ एक है, यू हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव अ सोल्यूशन। ओके, बहुत बढ़िया। तो जब तक मेरी बुक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रही तो मेरी बुक लिखने का कोई फायदा नहीं। तो मेरी हर बुक का पीछे सिर्फ एक ही मकसद रहता है, किसी एक प्रॉब्लम को पकड़ो, उस प्रॉब्लम का रिसर्च करो और उसका सॉल्यूशन बुक के रूप में आपको प्रोवाइड करना।
तो टोटल अभी मेरी करीबन 35 प्लस बुक्स हैं अमेजोन पे जो अवेलेबल है। मोस्टली के सब इंग्लिश में ही है। एक बुक अभी पहली सर के कहने पे हिंदी शुरू करी है, वो भी यहीं कहीं होगी, देखिए हिंदी वाली म्यूचुअल फंड वाली जो फर्स्ट बुक थी उसको हिंदी का ट्रांसलेशन करवा के वो पहली बुक हिंदी करी है। उम्मीद है आने वाले इस साल में 3 या 4 किताबें हम हिंदी में और हो जाएगी, तैयार कर देंगे। तो अभी यही है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग प्लीज पढ़कर और अपना जो भी वैल्यूएबल इनपुट हो, फीडबैक हो, जरूर दें।